हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी तरह चल रही होगी और बढ़िया तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रेपरेशन में लगे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने अपनी प्रेपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स जो कि एनटीपीसी, आरआरबी, पीसीएस के बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे फ्रेंड्स, इनकी एग्ज़ाम डेट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि 10,000 हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, आज हम उसकी क्लास थर्ड करने वाले हैं। इसलिए वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली फर्स्ट दो क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी तक नहीं देखा है, तो आप उनको पहले जाकर देखिए। वहाँ से हम फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। हमने क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह हम प्रेपरेशन करेंगे। एग्ज़ाम तक हम आपका पूरा फ्रेंड्स जो सिलेबस है उसको कवर कर देंगे। ठीक है, आज है हमारी क्लास थर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ठीक है, हिस्ट्री एमसीक्यूज़ करते हैं हम इस वीडियो में। टोटल 15 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर वीडियो में दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं की है तो हमारी गिल्ज मेंटोर टेस्ट.com पर जाइए और फ्री टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और स्टडी मटेरियल को जो कि हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हमारी ऐप नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए और क्रैश कोर्सेज़ को एनरोल कर लीजिए। चाहे आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पंजाब पुलिस की, चाहे आईबीपीएस, आरआरबी की, 100% गारंटी वाला कोर्स दोस्तों आपको वहां पर मिलेगा। स्पेशल ऑफर्स दी गई हैं, 50 to 80% ऑफ हैं सभी कोर्सेज पर। आप अपने हिसाब से दोस्तों कोर्सेज को एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए, जहां पर आपको मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस दी जाती है और आपके डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ दोस्तों आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप दोस्तों इंस्टॉल कीजिए ऐप को और जाइए और कोर्सेज को एनरोल कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स अपलोड करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स अच्छी तरह मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में ये कहने जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जिसका जो स्टोरी या फिर थीम होता है ना किसी भी डांस का, वो महाभारत या फिर रामायण से लिया गया है। ठीक है, ओडिसी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम। इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जिसकी थीम है जो वो महाभारत या फिर रामायण से ली जाती है। फ्रेंड्स जल्दी से जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, इसको याद करने की मैं आपको एक बार ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें जो आपको भारत दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, वो महाभारत के इस भारत से लिया गया है और लास्ट का यम यहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यन, ये इसकी ट्रिक है। महाभारत और रामायण को जोड़कर बनाया गया है भारतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है भारतनाट्यम का, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा नाट्या। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना दोस्तों नाट्या, ठीक है, वही इसका एक ड्रामेटिक एलिमेंट है भारतनाट्यम डांस का। दोस्तों आप जानते हैं कि तमिलनाडु का क्लासिक डांस है भारतनाट्यम। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि महाभारत और रामायण से लिए गए दोस्तों जो थीम है ना उसके अकॉर्डिंग हाथों के इशारों से डांस किया जाता है, जिसे हम मतलब कि साइन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, बाकी बातें इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात आप ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा पुराना
थिएटर क्लासिक थिएटर डांस कौन सा है दुनिया में? तो आपका आंसर आएगा कथकली। ठीक है, कथकली जो कि केरला का क्लासिक डांस है, वो दुनिया का सबसे पुराना थिएटर डांस है। ठीक है, ये देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कहने जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो महाराष्ट्र का दोस्तों पॉपुलर डांस है? इनमें से लावनी, नौटंकी, तमाशा या फिर गाथा। कौन सा डांस है जो महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर का एक पॉपुलर डांस है? दोस्तों इसका आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का अच्छी तरह जवाब दे पाओगे। इसका आंसर है लावनी। ठीक है, सभी ने सुना होगा, जो लावनी है वो महाराष्ट्र का एक डांस है। ठीक है, फोक डांस है। फ्रेंड्स, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के अलावा और कौन कौन से स्टेट का ये लावनी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए, साउथर्न एमपी, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फेमस कहाँ पर है, तो फिर आपका महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, अगर उसके अलावा पूछा जाए तो एमपी, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लावनी जो डांस है वो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लावनी जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट पर किया जाता है, मतलब कि लावनी जब डांस किस इंस्ट्रूमेंट पर किया जाता है, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा ढोलक। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ ढोलक का इस्तेमाल होता है, सिर्फ ढोलक के सहारे जो लावनी है वो डांस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दोस्तों डाउट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो लावनी डांस है ना, वो भी आपने ध्यान में रखना है कि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मराठी फोक डांस, जो मराठी फोक थिएटर को उभारने के लिए। ठीक है, मतलब कि दोस्तों लावनी के सहारे ही जो मराठी फोक थिएटर है ना, उसका दोस्तों नाम हुआ है। आजकल जितना भी महाराष्ट्र में मराठी फोक थिएटर है वो लावनी की सहायता से ही नाम में आया है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र और साउथ एमपी में जो औरतें हैं वो साड़ी पहनकर लावनी का डांस परफॉर्म करती है। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी फाइंड डिफरेंस इन द साउंड मेड बाय सितार एंड वीणा। दोस्तों इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सितार और वीणा जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें डिफरेंस पैदा करता है। फ्रेंड्स, अगर हम दो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनमें डिफरेंस पैदा करती है? फ्रेंड्स, सिंपल बात है, इसमें आपका आंसर आएगा क्वालिटी। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक क्वालिटी होती है। ठीक है, किसी का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, सितार और वीणा में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा क्वालिटी। ठीक है, इनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें इनमें कुछ ज़्यादा मेन नहीं है आपको जानने के लिए। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज़ विश्वा मोहिनी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विश्व मोहिनी किसे कहते हैं? नेम फॉर इंडियाज़ ब्यूटी क्वीन, इंडिया की कोई ब्यूटी क्वीन का नाम है विश्व मोहिनी। द टाइटल गिवन टू लता मंगेशकर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक। दोस्तों विश्व मोहिनी जो टाइटल है वो लता मंगेशकर संगीतकार जो है हमारे इंडिया की, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया है, या फिर कोई इंडियन शिप है, ठीक है, या फिर कोई इंडियन डांस की एक फेमस बुक है? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मोहिनी जो है वो क्या है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा, जो विश्व मोहिनी है फ्रेंड्स, वो एक टाइटल है जो कि हमारी फेमस संगीतकार लता मंगेशकर जी को उनके म्यूज़िक के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए विश्व मोहिनी के बारे में तो वो आएगा लता मंगेशकर जी के साथ रिलेटेड है। ठीक है,
और अगर आपको विश्व मोहिनी का मीनिंग पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा वर्ल्ड एन्चेंट्रेस। ठीक है, इंग्लिश में आपको अगर पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में ये दिया होगा विश्व मोहिनी का मतलब है वर्ल्ड एन्चेंट्रेस। ठीक है, यह उनकी मधुर आवाज़ के लिए ये टाइटल उनको दिया गया है, लता मंगेशकर जी को, विश्व मोहिनी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक मशहूर म्यूजिशियन है? आप ये बताइए, इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से संबंधित हैं? शोभना नारायण, एम एस सुब्बलक्ष्मी, पंडित जसराज, एम एस गोपाल कृष्ण। फ्रेंड्स, इसमें से जो आपका आंसर आएगा वो है एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हैं, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से संबंधित हैं। अगर इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। ठीक है, और 6 बजे हमारी क्लास होती है, पौने 6 बजे आप सभी ने अपना इंटरनेट ऑन करके गिल्ज मंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 बजे शाम को हर रोज़ हमारी ये क्लास होती है। ठीक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी का अगर कंप्लीट नाम पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला है, कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए, मधुराय शान मुखावजीवु सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, ये इनका दोस्तों एम एस सुब्बलक्ष्मी का कंप्लीट नेम है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इनके रिगार्डिंग कि ये पहली ऐसी म्यूजिशियन है जिनको हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो भारत रत्न है वो दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाए, आपको मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जो कि एशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1974 में दिया गया था। फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन है, कौन सा है? तब आपका आंसर आएगा भारत रत्न। अगर आपको पूछा जाए कि एशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, और अगर एम एस सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में पूछा जाए कि उनको भारत रत्न कौन सा अवार्ड दिया गया, तो उनको दिया गया भारत रत्न और रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1974 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन से, ये आप सभी ने अच्छी तरह से नोट करने हैं। ठीक है, आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग ठुमरी फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक? दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसा पर्सन है जो ठुमरी जो कि इंडियन म्यूज़िक का एक फॉर्म है ठुमरी, उनसे रिलेटेड नहीं है? तानसेन, अमीर खुसरो, नवाब वाजिद अली शाह, सिद्धेश्वरी देवी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन ठुमरी से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर आएगा अमीर खुसरो जी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं ये क्वेश्चन तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा अमीर खुसरो जी के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखिए कि ये किस टाइम में थे, तो आपका आंसर आएगा दिल्ली सल्तनत पीरियड में अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, दूसरी बात, सबसे फेमस म्यूजिशियन थे दिल्ली सल्तनत पीरियड के। ठीक है, तीसरी बात आपने याद रखनी है अमीर खुसरो का टाइम पीरियड। ठीक है, 1253 से लेकर 1325 एडी तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है,
फ्रेंड्स इन्होंने अपनी जो म्यूज़िक है वो पर्शियन लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में और अरेबिक लैंग्वेज में और ब्रिज भाषा में भी अपना म्यूज़िक दिया है। ये भी आपने नोट करना है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ जो राग हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था। राग नोट कर लीजिए, इन्होंने कौन कौन से राग बनाए थे। यमन, कल्याण, जीलफ एंड सरपदा, ठीक है, ये तीनों आपने नोट करने हैं, ठीक है। दोस्तों उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा एक मशहूर म्यूजिशियन थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सितार और तबला जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके टाइम में बने थे, तो वो भी आपको मैं बता दूं कि अमीर खुसरो के टाइम पर ही सितार और तबला का इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, ठीक है। सितार और तबला, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अमीर खुसरो जी के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स इतने क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं। आई होप आप सभी नोट कर रहे होंगे आंसर्स को, ठीक है। हम दोस्तों एक क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छी तरह से देखना है वीडियो को, बिल्कुल भी किसी भी स्टेप को मिस मत करिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग नहीं होता, मतलब कि कोई किसी तरह की तार नहीं होती। दोस्तों सभी जानते हैं जो गिटार में तार होती है, ठीक है, सितार में तो तार आ ही रहा है, ठीक है, और वायलिन में भी तार होती है। दोस्तों एक ट्रम्पट है जो जिसमें तार नहीं होती है, स्ट्रिंग नहीं होता। दोस्तों ट्रम्पट के बारे में इम्पोर्टेंट बातें अगर करें तो दोस्तों ये सबसे पुराना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 1500 BC में ये दोस्तों फेमस था ट्रम्पट। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूँ। जैसे हम देखते हैं ना किसी की शादी में जब कोई बारात वगैरह आती है तो जो बैंड बाजे वाले दोस्तों बजा रहे होते हैं ना, मुंह से ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही होती है, ज़्यादातर हमारे जितने भी मैरिज में से उन्हीं इसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ होती है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने सिर्फ यही डिस्कस किया हुआ है कि ये मतलब कैसे बजाया जाता है, मतलब मुंह से मतलब हवा छोड़ी जाती है, ठीक है, तो इसको बजाया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको बस इतना याद रखना है कि जो ट्रम्पट है उसमें स्ट्रिंग नहीं होती है, ठीक है, और 1500 BC आपने टाइम याद रखना है, और ये ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक है, ठीक है। दोस्तों कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, इसके बारे में मोस्टली सभी जानते होंगे कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये एक डांस फॉर्म है, ठीक है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में दोस्तों जान लेते हैं, ठीक है। ये साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों अगर इसके नाम की बात करें तो दोस्तों कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो कि है जिसका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, ठीक है। और वहाँ पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे ना वो इसको डांस करते थे और वहीं से इसका नाम जो है वो कुचिपुड़ी रखा गया था। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नाम कहाँ से रखा गया तो आपको वहाँ पर ऑप्शन होगा कि ये एक गांव का नाम है जो कि डीवी तालुका ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिसका बॉर्डर जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। और वहाँ के लोग जो ब्राह्मण लोग हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते थे और वहीं से इसका नाम रखा गया कुचिपुड़ी, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें से आपको इतना ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन में दोस्तों कुछ आर्टिस्ट दिए गए हैं जिनके आर्ट आपने बताने हैं, मिलाप करना है आपने कि जतिन दास कौन से आर्ट से बिलोंग करते हैं। परवीन सुल्तान के बारे में प्रदोष दास गुप्ता हमने कल पढ़ा था, प्रदोष दास गुप्ता जी हैं जो कि मूर्ति कला से बिलोंग करते हैं। उस्ताद विलायत खान जी जो हैं फ्रेंड्स उसके बारे में हमने बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर आएगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारे जतिन दास जी हैं वो पेंटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो परवीन सुल्तान जी हैं वो हमारे हिंदुस्तान
म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। और प्रदोष दास गुप्ता हमने पढ़ लिया कि हमारे मूर्ति कला से बिलोंग करते हैं। और उस्ताद विलायत खान जी हैं, वो है सितार से। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, दो लाइनें। दोस्तों, जतिन दास जी जो हैं वो इंडियन पेंटर के साथ साथ मूर्ति कला में भी माहिर हैं। ठीक है, उनको दोस्तों पद्म भूषण मिल चुका है 2012 में। आपको ध्यान में रखना है, जतिन दास को पद्म भूषण किस ईयर में दिया गया, 2012। या फिर 2012 को जतिन दास को कौन सा अवार्ड मिला, तो पद्म भूषण। ठीक है, आगे बात करें परवीन सुल्तान की। ठीक है, तो वो एक असम के रहने वाली हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। ठीक है, जो कि पटियाला घराना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, सिंपल आपको इतनी बात याद रखनी है, परवीन सुल्तान जी जो है वो असामीज़ हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, जो कि पटियाला घराना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता हमने पढ़ा कल, जो कि एक मूर्ति कला में माहिर हैं। ठीक है, और लंदन में 1953 को जो इंटरनेशनल स्कल्पचर कंपटीशन हुआ था, उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लंदन में इंटरनेशनल स्कल्पचर कंपटीशन कब हुआ था, तो 1953। इसमें कौन विजेता हुआ था, प्रदोष दास गुप्ता। ठीक है, ये जो कंपटीशन है वो कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है दोस्तों, उस्ताद विलायत खान की बात करें तो ये एक सितार बजाते हैं। ठीक है, सितार से संबंधित हैं उस्ताद विलायत खान। ठीक है, अगर इनके अवार्ड की बात करें तो इनको पद्म श्री मिला था 1964 को, और पद्म भूषण मिला था 1968 को। यह भी आपने याद रखना है, उस्ताद विलायत खान सितार बजाते थे और पद्म श्री इनको 1964 में मिला, पद्म भूषण इनको 1968 में मिला। पद्म श्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो डीफ हैं, मतलब कि कान से बहरे थे। ठीक है, ऐसे कौन सा म्यूज़िक कंपोज़र है जो कान से बहरे थे, तो इसमें आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीथोवन एलवी। ठीक है दोस्तों, इनको सबसे पहले तो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये एक जर्मन कंपोज़र थे। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनकी जो ज़्यादातर क्लासिकल और रोमांटिक सॉन्ग्स को ये कंपोज करते थे। ठीक है, ये भी आपको बात में ध्यान में रखनी है। और जब ये 26 ईयर के थे तो इनको कान में प्रॉब्लम हो गई थी, जिनकी वजह से इनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इनके कान में दोस्तों एक तरह की मतलब रिंग बजती थी। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर कोई भी वो म्यूज़िक सुनते थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देता था उस किसी भी म्यूज़िक को। इसलिए इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इरिटेट हो चुके थे, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों से बात तक करना बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। ठीक है, जिसकी वजह से इनको कान में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1796 को इनको 26 ईयर की एज में सुनना बंद हो गया था। ठीक है, आप नाम याद रख लीजिए कौन से म्यूज़िक कंपोज़र डीफ थे, तो आपका आ जाएगा बीथोवन एलवी। ठीक है फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन आपका हो गया। इस वीडियो में दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि फादर ऑफ फ्रेंड्स, जो आपका 11वां क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि फादर ऑफ सहतरा या फिर सितार कौन है। फ्रेंड्स, फादर ऑफ सितार आपने बताना है, ये आपका आज का होमवर्क है। 11वां क्वेश्चन ये आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। आई थिंक आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल गया होगा ऑप्शंस को देखकर। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सहतरा या फिर सितार, सितार को बनाने वाला इनमें से कौन है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आर्टिस्ट दिए हुए हैं और उनके आर्ट को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें मैं सीधा आपको बता देता हूँ, जो पन्नालाल घोष जी हैं, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो पन्नालाल घोष है फ्रेंड्स, वो दोस्तों फ्लूट से संबंधित हैं, ठीक है। अगर भीमसेन जोशी जी की बात करें तो वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो कि वोकलिस्ट थे एक। अंजोली इला मेनन की बात करें तो वे पेंटिंग से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगर मदुराई मणि अय्यर की बात करें तो वो कार्नेटिक म्यूज़िक में बिलोंग करते थे या फिर संबंधित थे, ठीक है। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, पन्नालाल घोष जी हैं वो बांसुरी बजाते थे। भीमसेन जोशी जी हैं वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकलिस्ट थे। अंजोली इला मेनन की बात करें तो वो पेंटर थी। मदुराई मणि अय्यर की बात करें तो वो कार्नेटिक म्यूज़िक जो कि वोकलिस्ट थी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पन्नालाल घोष जी को अमल ज्योति घोष भी बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए पन्नालाल घोष को और कौन से नाम से जाना जाता था, अमल ज्योति घोष, ठीक है। ये एक बंगाली इंडियन फ्लूट प्लेयर बांसुरी बजाते थे जो कि बंगाली इंडियन थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसके बाद अब हम पंडित भीमसेन की बात करें, जिनका पूरा नाम पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी था फ्रेंड्स, वो एक इंडियन वोकलिस्ट थे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन में, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक से रिलेटेड थे भीमसेन गुरुराज जी, ठीक है। इनके बारे में इतना ही जानना है हमने। अंजोली इला मेनन की बात करें तो ये एक फ्रेंड्स एक मिनट, ये पेंटर थे, ठीक है। जो अंजोली इला मेनन थी ना फ्रेंड्स, ये एक पेंटर थे, ठीक है। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है, ये जो है वो पेंटिंग में संबंधित थे, ठीक है। और अगर लास्ट की बात करें मदुराई मणि अय्यर की, तो वे एक कार्नेटिक म्यूज़िक सिंगर थे, ठीक है, जो कि अपने एक अलग ही स्टाइल के लिए जाने जाते थे। मदुराई मणि अय्यर कार्नेटिक म्यूज़िक सिंगर थे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आर्टिस्ट दिए हुए हैं और उनके आर्ट फॉर्म बताने हैं। अगर फ्रेंड्स अलाउद्दीन खान की बात करें तो वो सरोद बजाते थे, ठीक है। हेमा मालिनी तो आप सभी लोग जानते होंगे, भरतनाट्यम करती थी, ठीक है। बिरजू महाराज जी कथक करते थे और पंडित शिव कुमार संतूर बजाते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इनके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खान सरोद बजाते थे, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, बिरजू महाराज कथक और पंडित शिव कुमार संतूर, ठीक है। अलाउद्दीन खान दोस्तों एक बंगाली थे जो कि सरोद बजाते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मशहूर म्यूज़िक टीचर थे 20th सेंचुरी की इंडियन क्लासिक म्यूज़िक में, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। सबसे 20th सेंचुरी में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के मशहूर म्यूज़िक टीचर का नाम बताएं तो आपका आंसर आएगा अलाउद्दीन खान। हेमा मालिनी तो आप जानते हैं सभी लोग, एक एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, भरतनाट्यम भी करती थी, ये कोरियोग्राफर थी, ठीक है, भरतनाट्यम की। और अभी ये एक पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है। ब्रिजमोहन मिश्रा जी हैं जो कि ज़्यादातर पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में बात करें तो वो एक इंडियन संतूर प्लेयर थे, ठीक है, जो कि कश्मीर और जम्मू का फोक इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो संतूर है वो कश्मीर एंड जम्मू का फोक इंस्ट्रूमेंट है, संतूर, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गरबा कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। आप सभी लोग जानते हैं गुजरात का स्टेट है जो जहाँ पर गरबा किया जाता है। गरबे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये एक इंडियन फॉर्म ऑफ डांस है जो कि गुजरात रीजन में दोस्तों बना था, ठीक है। अगर इसके नेम की बात करें तो ये संस्कृत टर्म है दोस्तों गरबा, ठीक है, जिसका मतलब होता है वॉम्ब एंड डीप का मतलब होता है स्मॉल अर्थवेयर
वैम्प। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, बस आपको इतना जानना है कि जो गरबा वर्ड है, गरबा डांस है, जो गरबा वर्ड है वो संस्कृत टर्म गरबा से लिया गया है, जिसका मतलब है वॉम्ब। ठीक है दोस्तों, गुजराती लोग जो है वो गरबा डांस जो है वो ज़्यादातर नवरात्रों में करते हैं और देवी माँ को की उपासना में ये डांस किया जाता है। कौन सी देवी? दुर्गा माता की उपासना में गरबा किया जाता है, गॉडेस शक्ति। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। होमवर्क जो आपको दिया है उसका जवाब आप सभी ने कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हर रोज़ शाम को 6 बजे ये हमारी क्लास होती है, इसे अटेंड करिए और अपनी प्रेपरेशन को दोस्तों अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आने वाली सभी तरह की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल और पीसी पर सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।